बच्चों आज फंक्शन का लेक्चर 3 है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेक्चर 2। पिछले क्लास में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस करी थी कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ कैसी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ग्राफ कैसी होती है और कुछ बेसिक इक्वेशन हमने डिस्कस करा था। आज हम लोग कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 4 और इसमें से अपने को एक्स फाइंड करनी है, फाइंड एक्स। इस इक्वेशन में अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो क्या करेंगे बालकों, अगर आप x इक्वल्स टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन रखोगे तो LHS में इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का क्यूब आ जाएगा और RHS में इंटीजर प्लस 4 आएगा। तो बच्चों इस इक्वेशन से आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। आप इससे f की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। f की वैल्यू, अगर आप f की वैल्यू निकाल पाते, कोई फंक्शन बनती है, अगर आप f की वैल्यू निकाल पाते तो आप RHS पर कंडीशन लगाते कि RHS 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू मिलती और फिर आप सॉल्यूशन कर पाते, जैसा कि पिछले क्लास में हमने एक दो क्वेश्चन में करके आपको दिखाया था। बट वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बेहतर है कि आप ग्राफ का यूज करें, है ना। तो ग्राफ का यूज कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड पे आते हैं, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आते हैं। आप ऐसा करो, एक्स क्यूब माइनस 4 लिख दो, 4 को LHS में लेकर आओ और RHS में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्राफ से जब भी आपको क्वेश्चन करना तो सबसे पहले डेटा थोड़ा इजी बनाओ, है ना, कौन से एक्सप्रेशन को किस तरफ रखना है ये डिसाइड कर लो। तो मैंने 4 को LHS में लाया, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4। अब मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा और देखना है अपने को कि दोनों का इंटरसेक्शन कब बन रहा है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये 0 से 1 के बीच में हो गई, 1 से 2 में ये 1 होती है, 2 से 3 में, 3 से 4 में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। नेगेटिव साइड में देख लेते हैं ग्राफ। -1 से 0 में ये होती है ग्राफ बच्चों, -2 से -1 में ग्राफ ये होती है, सिमिलरली -3 से -2 में ग्राफ ये होती है, ठीक है बच्चों। ये हो गए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की ग्राफ। अब हम लोग y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स क्यूब की ग्राफ तो हम सब ने देख रखा है कि एक्स क्यूब की ग्राफ ऐसी होती है। एक्स क्यूब की ग्राफ इस तरह से होती है। आगे मैं वैसे डिस्कस करूंगा कि पॉलिनोमियल की ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक वगैरह की। फिलहाल ये आपने पहले भी देखा होगा कि एक्स क्यूब की ग्राफ ये होती है। जब आप एक्स क्यूब माइनस 4 करोगे तो ग्राफ नीचे आ जाएगी, ये यहाँ पे होगी, ये हो गया। और इस तरफ ग्राफ जो है ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ये ग्राफ हो गई एक्स क्यूब माइनस 4 की। बच्चों आपने देखा कि मैंने ग्राफ को 1 और 2 के बीच में एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करवाया है। उसका लॉजिक ये है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 में बच्चों 1 डालने पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 पर आ रही है 4, पॉजिटिव आ रही है ना, 2 पर वैल्यू आ रही है 4, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ग्राफ ने 1 से 2 के बीच में एक्सिस को कट किया होगा, है ना। 1 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 2 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ग्राफ ने एक्सिस को बीच में यहाँ कट किया होगा। और बालकों y इक्वल्स टू 1 की ग्राफ को भी ये कट करेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक पार्ट है, ठीक है ना। फिर आगे ये कभी कट नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो 2 पर ग्राफ की हाइट, पॉलिनोमियल ग्राफ की हाइट 2 पर कितनी हो गई है, 2 पर 4 हो गई है। तो आगे तो और वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, 3 पर देखोगे तो 3 पर 27 माइनस 4 सो 23 हो जाएगी, जबकि ये 3 पर देखो 3 पर ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्राफ 3 पे 3 ही है और पॉलिनोमियल 3 पर 23 पहुंच चुकी है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का ग्राफ RHS में कभी और इंटरसेक्ट नहीं करने वाला और LHS में भी नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्राफ आपको दिख रही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्राफ इस तरह से जा रही है ना। बट पॉलिनोमियल की ग्राफ तो बहुत तेजी से नेगेटिव हो रहा है ना, बहुत तेजी से नीचे माइनस इनफिनिटी की ओर जा रहा है। आप -1 पर देखो एक्स क्यूब माइनस 4 की वैल्यू, तो आपको -5 दिख रहा है। -2 पर देखो तो ये -12 दिख रहा है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 पर -2 ही है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है ना। अब वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन फाइंड ऐसे करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था
आप मेरी मॉडुलस की लेक्चर 11th क्लास का लेक्चर देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था दो ग्राफ इंटरसेक्ट करता है तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये वाली पोलिनोमियल ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 एंड सेकेंड वाली ग्राफ जो है वो है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। तो दोनों का सॉल्यूशन निकालना है तो एक्स क्यूब माइनस 4 इक्वल्स टू 1 कर देंगे। यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू 5 पावर 1/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बालकों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x अपॉन 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x अपॉन 4 इक्वल्स टू 28। x belongs to integer, x belongs to integer। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में कितनी सॉल्यूशन होगी एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस, एंड आल्सो फाइंड these solutions। और आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीरियर की। तो प्रॉपर्टीज की लिस्ट में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नंबर लाइन पे ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स प्लस 1 है। इस बीच में कोई भी नंबर x ले लो बच्चों तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। तो बालकों आपको पता है कि इस बीच में ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x प्लस 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे x तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होगी? ये खुद यही नंबर होगी, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x ही होगी, उसके इमीडिएट पहले वाला इंटीजर। यहाँ से एक रिलेशन आपको दिख रहा है कि x माइनस 1 इट इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड इट इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x प्लस 1। ये रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन तो साफ साफ दिख रहा है ना कि दो इंटीजर के बीच में मान लो x ले लो तो x की वैल्यू बॉक्स ऑफ x जो है ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x से या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी, उससे छोटी तो नहीं हो सकती। आप समझो कोई भी नंबर है मान लो 4.3 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकती है? 4.3 से बड़ी तो नहीं हो सकती है ना, 4.3 से छोटी ही होगी, 4.3 से छोटी होगी या तो 4.3 के इक्वल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, और अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिया है तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू एक्चुअल नंबर से छोटी होगी। ठीक है बच्चों, वही रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करने में। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यूज करो सबसे पहले। तो मैं लिख सकता हूं x by 3 minus 1 is less than greatest interior of x by 3, greatest interior of x by 3 and x by 4 minus 1 it is less than greatest interior of x by 4। ठीक है बच्चों, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 7x by 12 minus 2 and it is less than greatest interior of x by 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x by 4। दोनों का सम कितना दे रखा है मैंने? 28। तो ये हो गया 7x लेस देन 28 प्लस 2 30 इंटू 12 360। सो x इज लेस देन 7 5 35 51 पॉइंट समथिंग। ठीक है बच्चों, एंड सेम टाइम पे आप ये वाली प्रॉपर्टी भी लगाओ। ठीक है, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x by 3 it is less than equals to x by 3 and greatest interior of x by 4 it is less than equals to x by 4। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया, इस तरफ आ जाएगा 28 and it is less than equals to 7x by 12। 7 4 जा 28 कैंसिल हो गया तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 48 आ गया बच्चों। तो बच्चों इसको रिलेशन 1 बोला, इसको रिलेशन 2 बोला। अपने को वैसा x चाहिए तो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। तो 1 और 2 से क्या आ गया, x की वैल्यू 48 से लेकर 51 पॉइंट समथिंग तक हो गई। तो बालकों
चूंकि x इंटीजर है तो इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है, तो 48 है, 49 है एंड 50 है एंड 51 है। ठीक है बच्चों, अपने पास ये 4 x की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज आ चुकी है। अब अपने को देखना है कि क्या ये चारों वैल्यू इस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आंसर की में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप देखो बच्चों, अगर मैं 51 लेता हूं, अगर मैं 51 लेता हूं तो क्या आता है, बॉक्स ऑफ x बाई 3 17 आता है ना, और 51/4 कितना आता है बच्चों, 51/4 12 कुछ 12 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स हो जाएगी 12। तो बच्चों इसकी वैल्यू 29 आ गई, 29 आ गई, 28 तो नहीं हुई, आरएचएस की इक्वल तो नहीं हुई, इसका मतलब 51 सॉल्यूशन नहीं होगा। 50 पे चेक करो बच्चों, तो 50/3 हो जाएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स हो जाएगी 16, और ये तो 12 भी होगी, है ना। ओके, तो ये आ गया 28, इसका मतलब 50 आंसर है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, 49 भी सेटिस्फाई करेगा एंड 48 भी सेटिस्फाई करेगा। सो आपका फाइनल आंसर सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 48, 49 एंड 50, ये तीनों अपना सॉल्यूशन हो गया। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी 1 जो मैंने पढ़ा है कितना यूजफुल था इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो सॉल्यूशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है बच्चों, ऑब्वियस है कि देयर आर अदर वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट ये सबसे आसान तरीका था। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हो इफ y इज एन इंटीजर। अगर y इंटीजर है तो आप y को डायरेक्ट बाहर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो बच्चों, मान लो कि मैंने ले लिया 4.3 प्लस 5, तो बच्चों ये समझो कि आपने जो 5 लिखा है ना, 5 इंटीग्रल वैल्यू है, और इंटीग्रल वैल्यू जब आप इसमें ऐड करोगे, 5 को जब 4.3 में ऐड करोगे तो नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, राइट, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट 4 है, इसका इंटीग्रल पार्ट 5 है, तो इंटीग्रल पार्ट तो सॉरी सम करने पर तो 9.3 आएगा, तो बॉक्स वैल्यू 9 ही होगी। और आप आरएचएस में अगर ऐसा कर देते हो 4.3 का बॉक्स प्लस 5 आपने अलग कर दिया, तो आप देख सकते हो कि एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5 इंटीजर है ना, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब होती जब 5 का कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता, वैसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, बट 0 के अलावा कोई और नंबर होता तो फ्रैक्शनल पार्ट 5 का और 4.3 का दोनों मिलकर शायद 1 कंट्रीब्यूट कर पाता, है ना, तो फिलहाल वो नहीं हो रहा। तो इसीलिए जब इंटीजर हो तो आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी को जनरलाइज करते हैं थोड़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ठीक है बच्चों, इसका दो पार्ट आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आया, और सेकेंड पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। एक केस में इक्वलिटी होल्ड करिए और एक केस में इनइक्वलिटी होल्ड करिए बच्चों। इसका लॉजिक क्या है समझो अच्छे से। मान लेते हैं कि x है i1 प्लस f1 और y है i2 प्लस f2, तो बच्चों इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अगर f1 प्लस f2 फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से 1 के बीच में हो। अगर x एंड y दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से 1 के बीच में हो बच्चों, तो इक्वलिटी होल्ड करेगा। आप जरा क्लोजली ऑब्जर्व करो, x y दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट को मिलाने के बाद भी अगर वो 1 से छोटी ही है
तो सर एलएचएस आरएचएस की वैल्यू तो इक्वल ही होगी ना। और सेकंड केस में आते हैं, इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगी? इफ अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y दोनों का सम अगर 1 या 1 से बड़ी हो जाए बच्चों, तो एलएचएस की वैल्यू बॉक्स ऑफ x प्लस वाई एक बड़ी वैल्यू जनरेट करेगा और आरएचएस छोटी वैल्यू जनरेट करेगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने मान लो कि x ले लिया 4.3 एंड y ले लिया 5.8। तो आप देख सकते हो बच्चों कि आरएचएस में इंडिविजुअल बॉक्स लगा हुआ है, सो x का बॉक्स 4.3 का बॉक्स 4 ही हो जाएगा और 5.8 का बॉक्स 5 ही रह जाएगा, तो आरएचएस 9 होगा। जबकि एलएचएस में दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट मिलकर एक इंटीजर या इंटीजर से बड़ी वैल्यू डेवलप कर रहा है ना, जनरेट कर रहा है। तो बच्चों एलएचएस में क्या हो जाएगा वैल्यू? एलएचएस में हो जाएगा 5 प्लस 4 9 10 पॉइंट समथिंग, तो एलएचएस की बॉक्स वैल्यू 10 हो जाएगी, जबकि एलएचएस की वैल्यू 9 ही रह गई। सो आपने देखा जो दोनों नंबर मैंने लिया है एक्स वाई, अगर दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से 1 के बीच में हो तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, और फ्रैक्शनल पार्ट का सम अगर 1 या 1 से बड़ी हो तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, है ना। आप इसी को जनरलाइज कर सकते हैं कई सारे वेरिएबल्स के लिए, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस xn is greater equals to x1 x2 xn। ठीक है बच्चों, दैट इज मोर जनरल, ये मोर जनरल प्रॉपर्टी हो गई, है ना। चलिए बच्चों अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने। 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड y equals to 3 times of greatest interior of x minus 2 plus 5. Then find greatest interior of x plus y, b number greatest interior of x minus y। ठीक है बच्चों, c नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय y। चलो करते हैं सॉल्व। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखा है बच्चों अपने पास, ठीक है ना। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से अपने को इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज लिख दो, और आप सेकेंड इक्वेशन में देखो बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। अभी भी मैंने बताया कि अगर बॉक्स ऑफ x के बॉक्स फंक्शन के अंदर अगर कोई इंटीजर हो तो -2 आपका इंटीजर है ना, वो बाहर चला गया, तो क्या आ गया आपके पास इक्वेशन? 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -6 प्लस 5, सो इट इज बेसिकली -1। अगर मैं सेपरेट करता हूं तो मेरे पास बचता है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये हो गई +4, इसीलिए बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 4। तो बॉक्स ऑफ x अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 2 8 + 3 11। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बालकों x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? तो y तो आपका 11 है, तो आप ऐसा करो 11 को बाहर कर दो क्योंकि 11 इंटीजर है। अब क्या हो गया? तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 4 है, प्लस 11 क्या हो गई? 15 हो गई। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, बॉक्स ऑफ x माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी है बालकों? 11 है, तो मैंने 11 को बाहर कर दिया, -11 इंटीजर था मैंने बाहर कर दिया। अगेन बॉक्स ऑफ x कितनी है बालकों? 4, तो 4 - 11 कम्स आउट टू बी -7। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी पे आते हैं, बॉक्स ऑफ x अपॉन वाई, सो इट इज x अपॉन 11 बेसिकली, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ऑब्जर्व करो, अगर x की बॉक्स वैल्यू 4 है, इसका मतलब x की जो रेंज है वो 4 से 5 है। ठीक है बालकों, अगर x की बॉक्स 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में है। अब मैंने 11 से डिवाइड कर दिया,
चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो 11 से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। तो बालकों आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग है और ये वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग है ना। ये है 0.3 और ये है 0.4। तो बच्चों 0.3 से 0.4 के बीच में आपसे पूछा गया x/11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो अगर कोई नंबर 0.3 से 0.4 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ऑब्वियस उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, 0 होगी। सो थर्ड पार्ट का आंसर 0 है बच्चों। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो प्रॉपर्टी 2 के लिए मैंने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन number of solution of the equation greatest integer of x, greatest integer of 5x, greatest integer of 10x plus greatest integer of 20x equals to 36k plus 35। k इंटीजर है बच्चों, k belongs to इंटीजर। ये तो देख के ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इतना गंदा डेटा है और एलएचएस में 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम है बच्चों। तो कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो, आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी बस आपको वो यूज करना है। ठीक है बालकों, आप क्या करो, x को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन बोल दो, x इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, ठीक है। x को मैंने इंटीजर प्लस फ्रैक्शन बोल दिया तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा i प्लस एफ 5i प्लस 5f 10i प्लस 10f 20i प्लस 20f इक्वल्स टू 36k प्लस 35। बच्चों प्रॉपर्टी 2 का यूज करो, i प्लस एफ में i इंटीजर है तो i बाहर जाएगा, 5i भी बाहर जाएगा, 10i भी बाहर जाएगा, 20i भी बाहर जाएगा, तो अपने पास है i प्लस 5i प्लस 10i प्लस 20i। और इसके अलावा क्या बचा, तो बॉक्स ऑफ एफ, बॉक्स ऑफ 5f, बॉक्स ऑफ 10f, बॉक्स ऑफ 10f प्लस बॉक्स ऑफ 20f इक्वल्स टू 36k प्लस 35। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैंने जब x इक्वल्स टू i प्लस एफ लिखा था तो f की वैल्यू क्या थी, 0 से 1, है ना। ऑब्वियस है फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 ही होती है। तो बच्चों अगर f की वैल्यू 0 से 1 है तो मुझे बताओ 5f की रेंज क्या होगी। चूंकि f जो है f 0 से 1 के बीच में है तो 5f होगी 5f 0 से 5 के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 5x की जो मैक्सिमम वैल्यू है 5f की ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है, वो 4 हो सकती है। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, खैर ये तो कुछ भी कर लो ये 1 हो ही नहीं सकती, बट चलो मान लो कि 1 है ना, मान लो कि मैक्सिमम 1 हो रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम, सबकी मैक्सिमम वैल्यू लिखो, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू लिखो, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू लिखो, क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्या 5f ऑफ बॉक्स ऑफ 5f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4। 10f की बॉक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, सिमिलरली कर लेना आप कि f 0 से 1 है तो 10f जो है 0 से 10 होगा। तो कोई नंबर अगर 0 से 10 है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों, तो 9 हो सकती है, इसमें 19 हो सकती है। और f का मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, f 0 से 1 है तो मैक्सिमम क्या लिखना है, ये तो 0 ही होगी, है ना। तो आपने देखा कि LHS क्या है बच्चों, LHS आपका आ गया 20 प्लस 10 30 प्लस 5 36i प्लस 9 प्लस 4 13 प्लस 19 32। तो LHS की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों
वो 36i प्लस 32 है, 36i प्लस 32 है ना। जबकि RHS आपका क्या है बच्चों, RHS है 36k प्लस 35। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन का तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि LHS मैक्सिमम 36i प्लस 32 है, जबकि RHS की वैल्यू क्या दे रखी है 36k प्लस 35। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। LHS 36 का मल्टीपल प्लस 32 आ रहा है, और RHS क्या आ रहा है 36 का मल्टीपल प्लस 35 आ रहा है ना। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है बच्चों, प्रॉपर्टी 3 है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है -1 अगर x इंटीजर नहीं है तो, और अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो इसकी वैल्यू बॉक्स, दोनों बॉक्स की सम 0 आ जाएगी। प्रूफ कर सकते हैं इसको हम लोग। खैर सेकंड केस में तो वैसे ही दिख रहा है ये कि आप यहाँ पे 5 लोगे और यहाँ पे लोगे x की वैल्यू 5 ले लो, तो बॉक्स ऑफ 5 5 होगी, बॉक्स ऑफ -5 होगी, तो सम क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। तो इंटीजर वाले केस में तो दिखता है। सेकंड केस ले लिया कि x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है इसका मतलब x क्या है i प्लस एफ है ना, i प्लस एफ है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, वेर f इज नॉट 0, f इज नॉट 0। तो बच्चों x की वैल्यू i से i प्लस 1 के बीच में ले लिया मैंने, है ना। x इंटीजर नहीं है इसका मतलब x की वैल्यू i से i प्लस 1 के बीच में, दो इंटीजर के बीच में। तो बॉक्स ऑफ x क्या होगी बालकों, तो बॉक्स ऑफ x होगी i, है ना। माइनस x का बॉक्स क्या होगा, तो चूंकि x की वैल्यू i से i प्लस 1 के बीच में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी -i-1। तो आप बताओ माइनस एक्स की बॉक्स क्या है, तो माइनस एक्स की बॉक्स है -i-1। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑब्वियस है इन दोनों को ऐड करने पर सम कितना आ जाएगा -1, है ना। कुछ एग्जांपल देखो, 5 प्लस बॉक्स ऑफ -5 कितनी होगी 0 होगी। 4.3 प्लस बॉक्स ऑफ -4.3 -1 होगी। आप वैसे भी देख सकते हो 4.3 की बॉक्स 4 होगी, अब -4.3 की बॉक्स -5 होगी तो सम -1 हो जाएगी, है ना। पाई प्लस बॉक्स ऑफ -पाई क्या होगी बच्चों -1 होगी। ई प्लस बॉक्स ऑफ -e क्या होगी -1 होगी। √2 प्लस बॉक्स ऑफ -√2 क्या होगी तो -1 होगी, है ना। तो आपने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से इसको पढ़ो। आपने क्या देखा कि अगर x इंटीजर नहीं है, दो इंटीजर के बीच में है, तो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x क्या होगी बच्चों, तो हमेशा -1 होगी। चलो अब ग्राफ भी देख लेते हैं बालकों इसका, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x, इसका ग्राफ देखते हैं। ये ले लो ग्राफ, नंबर लाइन पे पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, इस तरफ है -1 -2 -3। चलो तो बच्चों आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x हर एक इंटीजर पे 0 है ना, तो 0 पर भी 0, 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, 3 पर भी 0, 4 पर भी 0, आगे भी ग्राफ जाएगा, -1 पर भी 0, -2 पर 0, -3 पर 0, है ना। सिमिलरली -4 पर भी 0, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हर एक इंटीजर पे ये ग्राफ क्या है 0 है, और दो इंटीजर के बीच में क्या है, अगर x इंटीजर नहीं है तो फंक्शन इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1, इसका मतलब y इक्वल्स टू -1, ये हो गया y इक्वल्स टू -1, है ना।
सो दिस इज y इक्वल्स टू -1, ये y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ है। तो बच्चों आपने देखा ये डॉटेड लाइन सिर्फ डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप ग्राफ देख लो, ये है बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x की ग्राफ। दो पार्ट में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि 0 अगर x इंटीजर है तो, और अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगी, -1। तो y इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब इंटीजर पे, एंड y इक्वल्स टू -1 दो इंटीजर के बीच में। ये हो गई ग्राफ y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x की। चलिए बच्चों इस पर एक सुंदर सा सवाल करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन box of 18 by 35, box of 18 into 2 by 35, box of 18 into 3 by 35, box of 18 into 34 by 35, and box of 18 into, हाँ ठीक है 34 तक ही है। ठीक है बच्चों, अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, लास्ट टर्म को देखो 18 इंटू 34 बाय 35 को देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 18 इंटू 35 माइनस 1 बाय 35, फिर ये हो जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 1 बाय 35, फिर आप इसको लिख सकते हो 18 प्लस माइनस 18 इंटू 1 बाय 35। तो देखा आपने लास्ट टर्म को मैंने कैसे 18 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 18 इंटू 1/35 में कन्वर्ट किया, 34 को मैंने लिखा 35 माइनस 1। बच्चों इसके पीछे लॉजिक क्या, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 18 इंटू 1 बाय 35, 18 इंटू 2 बाय 35, 18 इंटू 3 बाय 35, अप टू 18 इंटू 34 बाय 35। तो 18 बाय 35 तो कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं बदला, लेकिन साथ में नंबर्स मल्टीप्लाइड है 1 2 3 अप टू 34। तो मैंने 34 को लिख दिया 35 माइनस 1, है ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है अगर मैं 34 को 35 माइनस 1 लिखूंगा तो मुझे एक इंटीजर मिल जाएगा, और माइनस 18 इंटू 1 बाय 35 भी मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो टर्म था वो क्या था, यहाँ पर जो टर्म था वो था 18 इंटू 33 बाय 35, तो मैं उसको क्या लिखूंगा 18 इंटू 35 माइनस 2 बाय 35, फिर ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 2 बाय 35, और फिर ये हो जाएगा 18 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 18 इंटू 2 बाय 35। बच्चों मैंने लास्ट टर्म को कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड लास्ट टर्म को भी हमने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मैं कर सकता हूँ थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सबको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 34 है, तो आप फर्स्ट 17 टर्म्स को इंटैक्ट रखो, एज इट इज रखो, और लास्ट 17 टर्म्स को कन्वर्ट करो, है ना, और फिर क्लब कर दो फर्स्ट को लास्ट के साथ, है ना। तो जब क्लब करोगे फर्स्ट एंड लास्ट को, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को, तब वो क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले टर्म को इस लास्ट वाले टर्म के साथ क्लब करो बच्चों, तो आपको मिलेगा 18 प्लस 18 इंटू 1 बाय 35 प्लस 18 इंटू 1 बाय 35, और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मैंने क्लब किया फर्स्ट एंड लास्ट को। सिमिलरली मैं क्लब करूंगा सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को, एंड सो ऑन। तो आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम तो बच्चों -1 आएगा ना, क्योंकि मैंने अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि 18 इंटू सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू क्या थी, -1, अगर x इंटीजर नहीं है तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज कर लिया। अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है बालकों, ये इंटीजर नहीं है ना, तो नॉन इंटीजर प्लस बॉक्स ऑफ माइनस नॉन इंटीजर सम क्या होगी, -1। तो
तो इफेक्टिवली ये कितनी हो गई, 17 हो गई। और हर एक ब्रैकेट में 17 ही आपको मिलेगा, इसमें भी 17 मिलेगा, इसमें भी 17 मिलेगा। और ऐसी ब्रैकेट कितनी बार ली गई है, क्योंकि टोटल टर्म्स 34 थे, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को क्लब किया, फिर बिगिनिंग से सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म को क्लब किया। इस तरह से मैंने 17 ब्रैकेट्स बनाए होंगे। तो 17 मेरे पास कितनी बार आएगा, तो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, टोटल आया होगा 17 टाइम्स, 17 टाइम्स आया होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली जो एक्सप्रेशन है 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, ये 17 टाइम्स आया होगा। तो आंसर हो जाएगा 17 का स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये एडवांस के हिसाब से बहुत सही सवाल है, आने लायक है बिल्कुल एग्जाम में। कुछ बच्चे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने लगेंगे, डिवाइड करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके, बट दैट वॉन्ट बी अ हेल्दी मेथड। ओके, ये सही है, प्रॉपर्टी यूज करो और क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आई गेस ये प्रॉपर्टी 3 था ना, तो प्रॉपर्टी 4 क्या है, इफ बॉक्स ऑफ fx इज ग्रेटर इक्वल्स टू I, देन fx इज ग्रेटर इक्वल्स टू I। प्रूव भी करते हैं इसको। बच्चों मान लो fx को t मान लो थोड़ी देर के लिए, देन ये एक्सप्रेशन क्या हो गई, ये हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज ग्रेटर इक्वल्स टू I। नंबर लाइन ले लिया, ये है I, ये है I माइनस 1, I प्लस 2, I प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी। एक बात बताओ बच्चों, अगर बॉक्स ऑफ टी ग्रेटर इक्वल्स टू आई है, तो बॉक्स ऑफ टी आई कब होगी, पहले ये बताओ। तो बॉक्स ऑफ टी आई होगी जब टी की वैल्यू आई से आई प्लस 1 के बीच में होगी। जब टी की वैल्यू आई से आई प्लस 1 के बीच में होगी तो बॉक्स ऑफ टी आई होगी। और बॉक्स ऑफ टी आई से बड़ी कब होगी, तो जब टी आई प्लस 1 से बड़ी होगी, है ना। आई प्लस 1 होगी या आई प्लस 1 से बड़ी होगी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि टी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू आई है ना। अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है टी, अगर वो आई या आई से बड़ी होगी तभी तो उसका बॉक्स आई से बड़ी होगी, है ना। अंदर वाली वैल्यू अगर आप जो टी है, टी अगर आई से छोटी लोगे तो बॉक्स कभी भी आई के बराबर भी नहीं हो सकती, ना तो उससे बड़ी हो सकती है, बड़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। जैसे एग्जांपल समझो, तो ये हो गई प्रॉपर्टी आपकी, प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी। टी को रिप्लेस कर दो, टी को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, हो गई प्रूफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2, देन एक्स क्या होगी। तो आप ही देखो बच्चों, नंबर लाइन ले लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो x की बॉक्स 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं हो सकती, 1 से 2 के बीच में भी नहीं हो सकती, है ना। इसका मतलब 2 से छोटी तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 या 2 से आगे कुछ भी हो सकती है। सो x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2। तो बहुत सिंपल था समझना। चलो इसी का एक सब पार्ट देखते हैं। इफ अगर लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2, देन क्या लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों बहुत सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2 लिखा हो तो आप लिखो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 3, है ना। फिर प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज कर लो। मैंने ये क्यों लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे कि x की ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, x की ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ी है। तो ऑब्वियस है कि 2 से बड़ी इंटीजर क्या होती है, मिनिमम इंटीजर क्या है जो 2 से बड़ी है, तो वो 3 ही है ना। इसका मतलब बॉक्स ऑफ x या तो 3 है या तो 3 से बड़ी है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है। तो फिर इससे क्या पता चला कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 3 है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉपर्टी 4 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इफ बॉक्स ऑफ एफ एक्स लेस देन
इक्वल्स टू आई देन एफ एक्स लेस देन आई प्लस वन होती है। इसको प्रूफ करते हैं। फिर क्या करो बच्चों, एफ एक्स को टी मान लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू आई। नंबर लाइन बनाओ, ये आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई माइनस वन। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू आई होनी चाहिए। तो टी की वैल्यू आई तो हो नहीं सकती, आई माइनस वन से आई भी, सॉरी टी की वैल्यू आई नहीं हो सकती है ना, और आई से आई प्लस वन भी नहीं हो सकती, ऑब्वियस है। इसका मतलब है कि बॉक्स ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू आई कब होगी बच्चों, ये बताओ। जब टी की वैल्यू आई से बड़ी होके आई प्लस वन तक जा सके, और इधर तो कुछ भी हो सकती है, इस तरफ तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा कि टी लेस देन आई प्लस वन। क्योंकि आई प्लस वन के जस्ट पहले तक कोई भी नंबर लोगे आप, तो उसकी बॉक्स वैल्यू या तो आई होगी या तो आई से छोटी होगी। मान लो आपने टी यहाँ पे लिया, यहाँ पे टी ले लिया, तो उसकी बॉक्स क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, है ना। तो आई से आई प्लस वन के बीच में किसी भी नंबर का बॉक्स आई होगी, उसके पहले कोई नंबर लोगे तो उसका बॉक्स आई माइनस वन होगी, तो आई तो छोटी ही होगी ना। इसका मतलब है टी लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस वन, है ना, टी लेस देन आई प्लस वन। तो फिर टी को रिप्लेस कर दिया, सो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि टी लेस देन आई प्लस वन। टी का मतलब क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स लेस देन आई प्लस वन। एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, देन एक्स क्या होगी, देन एक्स के बारे में बताना है। तो आप देखो नंबर लाइन बना लो, ये हो गया 1 2 3 4, इस तरफ है माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ है प्लस इन्फिनिटी। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 2 हो या 2 से छोटी हो, इससे साफ साफ पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी भी नहीं हो सकती, 3 के पहले कुछ भी हो सकती है ना। क्योंकि 3 लोगे तो 3 का बॉक्स 3 हो जाएगा बच्चों। 3 से पहले कोई भी नंबर लोगे तो उसकी बॉक्स क्या होगी, 2 होगी, या 2 से छोटी ही होगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि x जो है लेस देन 3 है आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ बॉक्स ऑफ x लेस देन 2, देन क्या होगी, देन x इज व्हाट, x क्या होगी। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा कि बॉक्स ऑफ x लेस देन 2 है, इसका मतलब सवाल ये देना चाह रहा है कि बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इंटीजर जो 2 से छोटी हो, तो बच्चों 2 से छोटी इंटीजर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी, कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं ना कि इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि 1 से 2 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है ना। फिर इस पर मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x लेस देन 2, सो x इज लेस देन 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस किया है इस पर क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और कुछ और अच्छे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।